नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 19 महाकवि कालिदास, जिसका साहित्यिक प्रकार है जीवनी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं नरपत बारहट हडवेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने M.A. B.Ed की उपाधि प्राप्त की। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील हैं। राजस्थानी संस्कृति यानी कि राजस्थानी संस्कृति का मतलब होता है रहन सहन। राजस्थान के अंतर्गत जो रहनी करनी है, राजस्थानी लोगों का जो धार्मिक दर्जा है, यानी कि धार्मिक जीवन कैसा जीते हैं, वो किस समाज में रहते हैं, राजस्थान में कैसी कैसी जो जाति के लोग कैसे कैसे धर्म पाल रहे हैं, वो किस प्रकार के रहन सहन में रहते हैं, उसका अभ्यास करें, उसे संस्कृति कहा जाता है। तो इस राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता यानी कि संशोधन, उस संस्कृति के राजस्थानी लोगों के बारे में, उनकी जीवन शैली की, जो जीवन जीने की जो रीत है, उसे संस्कृति कहते हैं। तो उस जीवन जीने की रीत प्रकार के बारे में जो संशोधन करते हैं, शोध करते हैं, उसे शोधकर्ता कहा जाता है। तो नरपत बारहट हडवेचा ने M.A. B.Ed की उपाधि प्राप्त की। उपाधि की शब्द आया है, तो उपाधि के अंतर्गत जो उपाधि में रस्वई आता है, तो उसे उस डिग्री का मतलब लिया जाता है। और दीर्घई जब आती है तो हमारे जीवन में आने वाली जो मुश्किलें, जो मुश्किल के अर्थ में उसका अर्थ निकाला जाता है। जय नारायण विश्वविद्यालय यानी कि जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से, राजस्थान में आया है जोधपुर, उससे वे संलग्न हैं, यानी कि उसमें वो कार्य कर रहे हैं। उनकी रुचि, उनका जो मन है जो काज लेखन में, यानी कि जो उस रहन सहन की पद्धति है, उसका जो लेखन करते हैं उसमें लगा हुआ है। वे संस्कृति के प्रवाह हो, यानी कि संस्कृति जिस और ये राजस्थानी लोग जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह के रीत भात से वो जीवन जी रहे हैं, उसी प्रवाहों को समझने में वो प्रयत्नशील हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम का त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। यानी कि ये जो नरपत बारहट हडवेचा लेखक हैं, उन्होंने जिस महापुरुषों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश की सेवा के लिए, देश की सेवा करने के लिए अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने जीवन में जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना है, उस ज़िंदगी का भी त्याग किया। भर यौवन में उन्होंने ऐश आराम की ज़िंदगी जीने का जो छोड़ दिया है, और भूखे प्यासे यानी कि बिना खाए पिए, वो बिना चप्पल या जूते पहने देश की सेवा के लिए, देश को गुलामी की जंजीरों से, यानी कि गुलामी में, अंग्रेज़ों की गुलामी में हमारा देश जब गुलाम था, तो अंग्रेज़ों के हाथ में हमारी देश की सत्ता थी, उनको छुड़ाने के लिए, मुक्त कराने के लिए उन्होंने सर्वस्व, अपनी जान की भी बाजी लगा दी। ऐसे महापुरुषों को उन्होंने वंदन किया है, नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। महापुरुषों की जीवनियाँ इनकी प्रसिद्ध कृति है। नरपत बारहट हडवेचा की महापुरुषों की जीवनियाँ, यानी कि महापुरुषों के बारे में, महापुरुषों के जीवन परिचय कराने वाली कृति की उन्होंने रचना की है। इस संग्रह में उन्होंने 60 महापुरुषों के जीवन चरित्र अंकित किए हैं, यानी कि 60 महापुरुषों के जीवन चरित्र को उन्होंने 60 महापुरुषों के जीवन चरित्र इस कृति में लिखे हैं। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास
में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। यानी कि महाकवि कालिदास कृति में, इस जीवनी में उन्होंने महाकवि कालिदास के जन्म और उनके परिचय और उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृति यानी कि कालिदास ने जिस कृतियों की रचना की है उनके बारे में उन्होंने इस इकाई में उल्लेख किया गया है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू या मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। यानी कि इस कृति से हमें किसी भी कृति का हमें अध्ययन करते हैं, किसी भी कहानी कविता उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो हमें उसमें से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो इस महाकवि कालिदास इस जीवनी के बारे में हम अभ्यास करते हैं तो उसमें से भी हमें ये संदेश मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि ये बोध हमें मिलता है कि किसी भी बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है या उसकी 10-12 वर्ष की आयु होती है या 15-16 वर्ष की आयु उम्र होती है, तब उसे बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह उनको मौका मिलते ही इस मौका यानी कि तक इस बालक को जब तक मिल जाती है तब वो हीरे की तरह चमक जाता है। यानी कि हीरे की जिस प्रकार हीरा चमक उठता हीरे में चमक का गुण होता है, उसी प्रकार उस बच्चा जब उसको तक मिलती है तब उन्होंने देश के लिए कुछ कर जाता है, यानी कि अच्छा कार्य कर सकता है। तो ये हुआ नरपत बारहट हड़वेचा का जो परिचय है, ये हमें लेखक परिचय प्राप्त किया। अब हम कालिदास के बारे में, इस महाकवि कालिदास की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। यानी कि कालिदास को हम संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं कालिदास ने अपने बारे में, अपने विषय में, उनकी रचनाओं में कुछ नहीं लिखा। पुराने ज़माने में जो महापुरुष हो गए हैं वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। जितने भी कवि या महापुरुष हो गए हैं, साहित्यकार लेखक हो गए हैं, वो कालिदास के समय के बारे की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो इस कालिदास जिस समय हो गए थे उस समय जो कवि लेखक थे वो कभी भी अपना यश कमाने की आशय से उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है। तो यहाँ पर कालिदास भी स्वयं अपने बारे में, अपने विषय में, उनकी रचनाओं में कुछ नहीं लिखा, ऐसा नरपत बारहट हड़वेचा ने इस इकाई में खुलासा किया है। हर्षचरित के शुरू में ही कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए। यानी कि जो हमारे भारत में सम्राट हर्षवर्धन हो गए, तो उस हर्षवर्धन के समय में जो महाकवि बाण, संस्कृत के कवि बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की है। तो उस बाणभट्ट ने उनके आश्रयदाता सम्राट हर्षवर्धन के बारे में एक कृति की रचना की है, हर्षचरित। तो उस कृति में बाणभट्ट ने कालिदास का उल्लेख किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि कालिदास उस बाणभट्ट के पहले हो गए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया है। यानी कि एक स्थान पर कालिदास की रचनाओं का जब हम अभ्यास करते हैं तो उस रचनाओं में स्वयं कालिदास ने, यानी कि कालिदास ने खुद अपने अभिभावक के रूप में, यानी कि अभिभावक शब्द आया है। तो अभिभावक का मतलब क्या होता है, तो हमें यहाँ पर स्पष्टता कर देनी चाहिए कि अभिभावक यानी कि जो स्त्री और बालक अपने आप की अपनी रक्षा नहीं कर पाते, स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते, उसकी रक्षा करने वाले को अभिभावक कहा जाता है। तो स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक, यानी कि कालिदास जिस समय थे
तो कालिदास के आश्रयदाता का नाम लिया जाए तो विक्रमादित्य राजा विक्रम, ये जो कालिदास को आश्रय दिया है, जो आश्रय देने वाला उसे अभिभावक कहा जाता है। तो कालिदास को आश्रय दिया है, इसीलिए विक्रम को अभिभावक के रूप में उसका नाम का उल्लेख किया गया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चला, यानी कि इस विक्रमादित्य या विक्रम कौन सा विक्रम राजा है उसका अभी तक पता नहीं चला। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। यानी कि विक्रमादित्य और राजा भोज ये दोनों कालिदास के समकालीन कवि माने जाते हैं। जिस समय कालिदास हो गए उसी समय विक्रमादित्य और राजा भोज हो गए हैं। तीनों एक समय हुए थे, ऐसा यहाँ पर स्पष्टता नरपत बारहट हडवेचा ने की है। यानी कि कितनी ही कथाओं में उनको नायक बनाया गया है, यानी कि उनके नाम पर कितनी ही कथाओं लिखी गई हैं। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। यानी कि विभिन्न भाषाओं, हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं हैं, संस्कृत, गुजराती, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, उसी प्रकार उड़ीसा में उड़ीसी भाषा बोली जाती है। तो कई हमारे देश में कई प्रादेशिक विस्तारों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं में पहेलियाँ यानी कि लोगों के द्वारा जो रची गई हैं वो लोकोक्तियाँ और लोक कथाओं, लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो प्रचलित हैं, लोगों के समुदाय के द्वारा जो प्रचलित कथाओं हैं, उन कथाओं में उनकी विद्वता यानी कि कालिदास की विद्वता, कालिदास का पांडित्य, यानी कि कालिदास महान विद्वान थे, बुद्धिशाली थे, तो उनकी विद्वता, उनकी कविता यानी कि कालिदास ने जो कविताएं रची हैं उन कविताओं और चमत्कारिक प्रसंगों यानी कि कालिदास के जीवन में जो चमत्कारिक घटनाएं घटी, चमत्कारिक प्रसंगों हुए, उन प्रसंगों का वर्णन मिलता है। जन्म और परिचय। अब हम कालिदास के जन्म के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी में माना है। कालिदास के जीवन के बारे में भी काफ़ी मतांतर है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ये जो साल निश्चित समय अलग अलग निर्धारित किया गया है कालिदास का। यहाँ पर हमें कालिदास का जन्म 365 ईस्वी में बताया गया है और निधन 445 में माना जाता है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय निर्धारित किया है। चौकस निश्चित उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में निश्चित पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान उज्जैन, राजस्थान के अंतर्गत एक उज्जैन आया है, तो उस उज्जैन माना जाता है, जो सही लगता है। यानी कि इस नरपत बारहट हडवेचा के मत से जो सही लगता है, यानी कि उन्होंने जो सही लगता है ऐसा कहा है, क्योंकि मेघदूत की रचना, कालिदास ने मेघदूत की रचना की है, उसमें स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय यानी कि देखने लायक, दर्शनीय का मतलब होता है देखने लायक, और कालिदास ने स्वयं उस उज्जैनी नगरी को विशेष दर्शनीय यानी कि देखने लायक स्थल कहा है। इसीलिए कालिदास उस अनुमान लगाया जा सकता है कि कालिदास अपने जन्मस्थान के बारे में उनकी प्रशंसा करते हुए उस उज्जैनी का नाम विशेष दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने उल्लेख किया है। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी
उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। यानी कि अनुरोध का मतलब होता है आग्रह यानी कि विनती। कालिदास ने मेघदूत काव्य रचना। मेघ यानी कि बारिश, बादल मतलब होता है, और दूत यानी कि संदेशा पहुंचाने वाला। मेघ को दूत बनाकर यानी कि मेघ को संदेशा पहुंचाने वाला दूत बनाकर कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना की है। तो उसमें मेघ को दूत बनाकर उन्होंने उज्जैनी नगरी के रास्ते दूर पड़ने पर भी, लंबा रास्ता पड़ने पर भी कालिदास ने उस बादल को आग्रह किया है यानी कि अनुरोध किया है, विनती की है कि उज्जैनी से पसार हो, उज्जैनी के रास्ते से ही बादल जाए, ऐसा आग्रह किया है। यहाँ पर एक बादल को भी आग्रह करते हैं। ये जो कवि की कितनी कल्पना है। कल्पना के जरिए कवि ने ये जो प्रकृति चित्रण है कालिदास का, उनका बेजोड़ है। यानी कि कालिदास के जैसा प्रकृति का चित्रण करने वाला, वर्णन करने वाला दूसरा कोई कवि अभी तक नहीं मिला। ये जो कालिदास का प्रकृति चित्रण है ये बेजोड़ है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। यहाँ पर उज्जैनी में उस दिनों जब कालिदास हुए थे, उस दिनों उज्जैनी में विक्रमादित्य नाम के राजा का राज्य चल रहा था। विक्रमादित्य उज्जैनी का राज्य का कारभार संभाल रहे थे। वहाँ की प्रजा भी सुखी थी। यानी कि उस उज्जैनी राज्य की प्रजा में दुख का कोई दुख नहीं दिखाई देता था। यानी कि कोई भी प्रजा, इस नगर में बसे हुए कोई भी लोग दुखी नहीं दिखाई देते थे, यानी कि सुखी थे सभी। साहित्य और कला की दृष्टि से यानी कि उन्नति यानी कि विकास की दृष्टि से उनका विकास चरम सीमा यानी कि बहुत उन्नति उन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त की थी। शिखर सिरमौर थे उनका विकास। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। यानी कि विक्रमादित्य नाम के राजा थे, उन्होंने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रम संवत का जो समय है वो ईस्वी सन पूर्व 56 माना जाता है। और शक संवत, ये जो शक संवत भी शुरुआत हुई थी, तो शक संवत 78 माना जाता है। तो विक्रमादित्य नाम के राजा कालिदास के समय में जो हो गए थे, उन्होंने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। यानी कि ये जो समय निर्धारित करने का जो पहल की थी उन्होंने, तो इस समय को अब हम 1921, 20, 21 ये जो समय निश्चित हम करते हैं ना, ये जो 1921 का वर्ष चल रहा है, तो ये विक्रम संवत से ये समय निर्धारित करने का जो पहल है जो विक्रमादित्य नाम के राजा ने की थी। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। यानी कि विक्रमादित्य नाम के राजा ने सोने के सिक्के चलवाए थे। यानी कि ये जो पैसों का जो चलन है, उन्होंने सोने के सिक्के समय समय पर बनवाए थे। वो सिक्के, सोने के सिक्के उनके समय में चलन में थे। उससे उनके राज्यकाल के यानी कि उनके राज्य के बारे में, उनके राज्य में क्या चलता था, किस प्रकार के चलन चल रहे थे, उससे उनके इतिहास के बारे में ठीक ठीक यानी कि पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। यानी कि विक्रमादित्य नाम के जो राजा थे, उनके शासन में जितना वैभव यानी कि देश में जो संपत्ति थी, जो
देशवासियों में उनके शासनकाल में देश की जो संपत्ति थी वो संपत्ति और साहित्य की दृष्टि से और कला की दृष्टि से उनका विकास हुआ। संपत्ति की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से हमारे देश का विकास हुआ, वो विक्रमादित्य के शासन में हुआ। और उनके बाद और उनके पहले इतना कभी नहीं हुआ था, ऐसा नरपत बारहट हड़वेचा ने इस इकाई में स्पष्टता की है। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए, यानी कि एक से बढ़कर एक साहित्यकार और कवि, वैज्ञानिक इस युग में पैदा हुए थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे, यानी कि उस समय जो राजाओं होते थे वो राजाओं भी साहित्य और संगीत के जानकार होते थे। उनको भी संगीत का ज्ञान होता था, साहित्य का ज्ञान होता था। साहित्य और संगीत में वो राजा भी रस रुचि धराते थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई, यानी कि संस्कृत भाषा का विकास भी इस काल में हुआ, यानी कि विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे। कालिदास जिस समय हुए थे उस समय संस्कृत भाषा का विकास भी हुआ था। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। जब कालिदास हुए थे तो कालिदास उनके पूर्व जीवन में, यानी कि जब कालिदास कवि बने उसके पूर्व, उनके पहले वो बुद्धू माने जाते थे, यानी कि मूर्ख। बुद्धू का अर्थ होता है मूर्ख। पूर्व, हम जिस समय यहाँ पर मौजूद हैं उसके पहले का उसे पूर्व कहा जाता है। तो उनके पूर्व जीवन में कालिदास बुद्धू यानी कि मूर्ख माने जाते थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ। विक्रमादित्य नाम के राजा के दरबार में 9 कवि थे, इनमें से कालिदास एक है। 9 कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे और विक्रमादित्य के दरबार में 9 कवि थे, वो नवरत्न कहलाते थे, उनमें कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम महाकवि कालिदास जीवनी के बारे में यहाँ तक चर्चा करते हैं और आगे जो बाकी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।